चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सब्सट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना। हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से हमें ये माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे इसे और इसे ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे। 5x माइनस 3y प्लस 7z माइनस 2, ब्रैकेट बंद। ऐड करना है हमें इन्हें, ब्रैकेट 7y माइनस 6x प्लस 5z प्लस 11। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 5x माइनस 3y प्लस 7z माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा 7y माइनस 6x प्लस 5z प्लस 11। अब क्या करेंगे, सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ 5x है, लिखते हैं 5x, और इधर देखिए माइनस 6x है, तो इसे लिखेंगे माइनस 6x। हमने क्या कर ये लिख लिया, 5x लिख लिया, 6x लिख लिया। फिर है -3y, -3y, और फिर y का टर्म है ये, -3y लिख लिया, प्लस 7y, ये हो गया। फिर ये लिखते हैं प्लस 7z, प्लस 7z, और z का टर्म ये है, प्लस 5z। फिर है -2 प्लस 11। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये है प्लस, यहाँ पर है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट साइन अगर प्लस और माइनस है या फिर माइनस और प्लस है तो ये क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट। और अगर माइनस या फिर माइनस है और प्लस है, अगर ये दोनों हैं तो ये होंगे ऐड। तो यहाँ है अपोजिट साइन, ये होंगे सब्सट्रैक्ट, यानी 6x में से 5x माइनस होगा और आंसर क्या आएगा, x। 6x में से 5x माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा x। लेकिन साइन लिखा जाता है बड़े वाले का, तो बड़ा है 6x, इसकी साइन क्या है, माइनस, यहाँ आएगा माइनस। इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे भी क्या है, अपोजिट साइन है, माइनस और प्लस। अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं। साइन किसका लिखा लिखा जाएगा, बड़े वाले का। तो यहाँ 7y का साइन है प्लस, यहाँ लिख देते हैं प्लस, और 7y माइनस 3y, ये आएगा 4y। इसे देखिए, ये है प्लस 7z और प्लस 5z, दोनों प्लस प्लस हैं तो ऐड होंगे, सेम साइन ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 5, 12z। यहाँ पर देखिए, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होते हैं। साइन किसका लिखा जाता है, बड़े वाले का। तो यहाँ है 11 का साइन है प्लस, लिखेंगे प्लस, और 11 माइनस 2 9। तो ये तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। और इसमें से जो ऐड हुआ है इसमें से हमें माइनस करना है इसे, 3x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे। अच्छा, प्लस और माइनस में बस एक अंतर होता है, जब ये देखिए यहाँ जब एडिशन को हमने ब्रैकेट ओपन किया था तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सारे साइन, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइन को पलट देगा। यहाँ 3x देखिए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ 5y पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ
नेगेटिव है यानी -4z है, ये हो जाएगा +4z। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव साइन किसी भी साइन से मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए नेगेटिव साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, नेगेटिव साइन किसी भी साइन से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसे पलट देता है। ठीक है, देखिए इसे करते हैं, -x + 4y + 12z + 9 माइनस, अब ये हो जाएगा -3x। देखिए पहले क्या था, ये +3x, और यहाँ देखिए +5y है, ये हो जाएगा -5y, और यहाँ -4z है, ये हो जाएगा +4z, और यहाँ +3 है, ये हो जाएगा -3। यही बस अंतर होता है प्लस और माइनस करने में। माइनस जब सब्सट्रैक्ट होता है तो साइन अंदर का चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए कोई साइन चेंज नहीं हुआ था, ये 7y पॉजिटिव है, यहाँ पर भी देखिए पॉजिटिव है, यहाँ -6x है, यहाँ पर भी -6x है। यहाँ साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ साइन चेंज हो जाएगा। अब बस क्या करेंगे, जैसे इस यहाँ सॉल्व किया था वैसे ही इसे भी सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ देखिए -x और x का टर्म ये है -3x, फिर यह है +4y, यहाँ है -5y। एक जैसे टर्म को हम इकट्ठा करेंगे, यहाँ है +12z और ये है +4z, फिर यहाँ है +9 +9, फिर ये है -3। इसको सॉल्व करिए, यहाँ देखिए माइनस माइनस सेम साइन ऐड होंगे, सेम साइन ऐड होते हैं, माइनस माइनस ऐड होंगे, -x -3x, ये हो जाएगा -4x। इसे देखिए, ये प्लस और माइनस अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होंगे, तो 5 - 4 1, यानी 5y में से 4y माइनस कर देंगे हम, आएगा y, और साइन किसका लिखा जाएगा, प्लस या माइनस, लिखा जाएगा माइनस, क्योंकि 5y बड़ा है, माइनस। इसे देखिए, यहाँ तो दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, 12 + 4 16z +16z, और यहाँ अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होंगे, 9 - 3 6 +6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, और फिर इस -b का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, a² + b² + ab, ब्रैकेट बंद, और इस -b का, ये जो है -b, a का मल्टीप्लाई हो गया पूरे ब्रैकेट में, और इस फिर -b का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, a² + b² + ab। ठीक है, तो ये होगा a का मल्टीप्लाई a² में होगा तो a³ हो जाएगा, a³ a मल्टीप्लाई a² तो ये हो जाएगा a³ प्लस a का मल्टीप्लाई इस b² में होगा तो ये होगा ab² प्लस इस a का मल्टीप्लाई इस ab में होगा तो a का मल्टीप्लाई a में होगा तो ये हो जाएगा a² और b ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इस -b का इस a² में होगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ है प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये होगा -a²b। ठीक है, इस -b का स्क्वायर इस a² में होगा, यहाँ देखिए -b × a², ये हो जाएगा a²b माइनस में। ठीक है,
तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इस माइनस बी का स्क्वायर, इस माइनस बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी की पावर 3, पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बी स्क्वायर है और उसमें बी का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बी क्यूब। और साइन क्या हो गया, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। साइन का देख लीजिए, जब अपोजिट साइन होते हैं, यानी माइनस और प्लस या फिर प्लस और माइनस, इन दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होंगे, अपोजिट साइन निगेटिव वैल्यू देते हैं। और अगर साइन सेम हो, जैसे माइनस और माइनस, प्लस और प्लस, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वैल्यू क्या देंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अपोजिट साइन नेगेटिव वैल्यू देगा और सेम सेम साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस b का मल्टीप्लाई होगा इस ए बी में, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा, क्योंकि साइन अपोजिट है। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर सेम है, बस साइन अपोजिट है। ये प्लस ए बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस ए बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर इसका ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर भी है प्लस में और ये ए स्क्वायर भी है माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है और हमें उसकी साइड बतानी है। ठीक है, तो एक क्यूब पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्यूब को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्यूब की खास बात क्या होती है कि उसके सभी साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इसकी ये साइड एल है तो ये भी साइड एल होगी। ठीक है, सारी साइड क्या होंगी, एल होंगी। तो अगर हम इस फेस का एरिया हम निकालें, जो फ्रंट का फेस है, इस फेस का एरिया निकालें, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये होगा एल इंटू एल, एल इंटू एल, यानी एल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये साइड क्या है, एल है। अगर एक साइड एल है तो सभी साइड क्या होंगी, एल होंगी। तो इस फ्रंट के फेस का, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। और क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, अप एंड डाउन, और ये जो साइड के चारों फेसेस, टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो अगर एक फेस का एरिया एल स्क्वायर है तो सभी 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, यानी सभी 6 फेसेस का एरिया, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, एक फेस का एरिया है एल स्क्वायर और फेसेस कितने हैं, 6, तो एल स्क्वायर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है ये 6L स्क्वायर, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, और ये दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल स्क्वायर क्या है, ये देखिए एल स्क्वायर क्या है, एक फेस का सरफेस एरिया। एक फेस का जो एरिया है वो है एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई है,
10 सेंटीमीटर, यानी एक फेस ये है, एक फेस कैसा है, ये स्क्वायर शेप का है, इसका जो एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये L क्या आ जाएगा, L हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, L हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तभी तो देखिए 10 × 10 तभी तो एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। देखिए एल स्क्वायर निकालेंगे, अगर एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या गया था हमसे, हमें साइड पूछी गई थी, तो हमें साइड का क्या हो जाएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ पेपर इज 40 ग्राम्स। 12 शीट हैं यानी 12 पेजेस हैं, अगर उनका वेट करते हैं तो उनका वेट क्या आता है, 40 ग्राम्स। हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, उसी पेपर के कितने शीट हम लें, वुड वेट 3.5 kg यानी 3.5 किलो। अगर 3.5 kg इसी शीट को, इसी पेपर को हम लेते हैं तो उसमें कितने पेपर आएंगे। ठीक है, अगर तौल के हम खरीदें इस पेपर को तो टोटल कितने पेपर आ जाएंगे, कितने शीट आ जाएंगे। तो अगर 40 ग्राम देखा जाए, 40 ग्राम में कितने पेपर आ रहे हैं, 12 शीट आ रहे हैं। 40 ग्राम में 12 शीट आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस 40 ग्राम के जगह अगर हम 3.5 किलो कर दें, 3.5 kg, तो हमें पता करना है कि वहाँ कितने शीट ऑफ पेपर आ जाएंगे। ठीक, तो अगर 40 ग्राम में 12 शीट हैं तो 1 ग्राम में कितने शीट आ जाएंगे, तो ये 40 इधर चला जाएगा, 12/40 शीट। ठीक, 40 ग्राम में 12 शीट हैं, 1 ग्राम में कितने शीट आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। और 1000 ग्राम में, अगर हम 1000 ग्राम में कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, इधर भी 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/40 मल्टीप्लाई 1000 शीट्स। इसे कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, तो 3 × 100 ये हो जाएगा 300 शीट्स। और 1000 ग्राम को क्या हम कहते हैं, 1000 ग्राम को हम कहते हैं 1 kg। 1 kg में कितने शीट्स आ जाएंगे, 300 शीट्स। ठीक है, अगर हम इस पेज को, इस शीट को हम तौलें, अगर 1 kg हम लेते हैं तो हमें 300 शीट्स मिलेंगे। और हमें लेने कितना है, हमें 3.5 kg, 3.5 kg लेने हैं। तो अगर 1 kg का कितने शीट्स हैं, 300 शीट्स, तो 3 kg का कितना हो जाएगा, 300 × 3 900 शीट्स, है ना भाई। 1 किलो में 300 शीट्स आ रहे हैं, तो 3 किलो में 900 शीट्स आएंगे। तो हमें लेना कितना है, 3 किलो नहीं लेना है, 3.5 किलो। तो आधा किलो और लेना पड़ेगा, यानी ½ kg और लेना पड़ेगा। तो 1 kg में अगर 300 शीट्स हैं तो ½ kg में 300/2 यानी 150 शीट्स। तो हमें लेना कितना है, 3.5, तो हमें इस टोटल को लेना पड़ेगा, हमें ये पूरा 3 kg एंड ½ kg टोटल लेना पड़ेगा ना। तो 3 kg में 900 शीट्स आएंगे और ½ kg में 150 शीट्स आएंगे, तो
3.5 किलो में 900 प्लस 150, ये हो जाएगा 0510, 150 शीट्स। 3.5 kg में कितने शीट्स आ जाएंगे? 150 शीट्स। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इन सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? सिलेंडर की हाइट सेंटीमीटर में निकालनी है। ऑफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 0.0968 मीटर स्क्वायर। तो देखिए, सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है, ये ऊपर ये सर्किल होता है, ये सर्किल होता है, इसका एरिया, 2 सर्किल होते हैं इसमें, इन दोनों का एरिया, और बीच का ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये एक्चुअली होता है एक रेक्टेंगल। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होता है। तो अगर हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर का सर्कल का एरिया है। तो नीचे भी एक एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और जो ये बीच का कर्व एरिया होता है, ये अगर इसको हम बीच में से कट करके ओपन करें तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा। और जिसकी ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी इसका पेरीमीटर, इसका सरकमफेरेंस, ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, और इसकी जो हाइट है ये होती है h। तो इसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर × h। ठीक है। तो इस पूरे सिलेंडर का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, इसका और इसका, और फिर प्लस ये, प्लस 2 पाई आर h। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है। तो सिलेंडर में 3 हिस्से होते हैं। ऊपर एक सर्कल होता है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। नीचे भी एक सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर। और नीचे ये बीच का जो है ये एक रेक्टेंगल होता है, जिसकी हाइट अगर हम h ले लें तो इसका एरिया हो जाता है 2 पाई आर h। इन तीनों को ऐड करेंगे तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई होता है 22/7। तो यहाँ रखते हैं 22/7। आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 7 × 7 लिखेंगे। फिर इस पाई आर स्क्वायर को लिखते हैं 22/7 × 7 × 7 प्लस 2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर है 7 सेंटीमीटर, आर है 7, और h को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि h ही हमें निकालना है, हाइट निकालनी है। ये देखिए, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल। इसे सॉल्व करेंगे 22 × 7, ये हो जाएगा 154। यहाँ पे अभी आएगा 154, फिर ये आएगा 22 × 2, ये आ जाएगा 44h। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 308 प्लस 44h।
ये क्या वैल्यू आई है, ये आया है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू दे रखी है ये। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये बराबर है 0.0968 मीटर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो हम ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे, ये निकाल रहे थे हम सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर हम ले रखे हैं, रेडियस क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में, और इसने टोटल सरफेस एरिया दे रखा है मीटर स्क्वायर में। यानी इक्वल के इधर वैल्यू है मीटर स्क्वायर में और इधर वैल्यू है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को भी, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम रहेगा तभी आंसर सही आएगा। सेम यूनिट में ही कैलकुलेशन होती है, अलग अलग यूनिट में कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, इसको हम मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इरेज करके हम लिख सकते हैं मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो ये हो जाएगा 0.0968। इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर की जगह हम लिख सकते हैं, मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये तो इस मीटर की जगह हमने लिख दिया, इस मीटर की जगह भी लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इधर भी वैल्यू कैसी हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इधर भी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये है 308 प्लस 44H इक्वल टू, जब ये देखिए 100 मल्टीप्लाई 100, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 जीरो है, तो ये डेसिमल 4 पॉइंट इधर खिसक जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 308 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 44H इक्वल टू 968 माइनस 308, यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाई, ये 44 नीचे आ जाएगा, 44, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ये हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क टैंक है जो एक सिलेंडर के फॉर्म में है, हुज रेडियस इज 150 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है, आर है 150 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसे यहीं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन भी क्या है, मीटर में होना है, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है 7 मीटर, इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन किलोलीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। अब हमें क्या करना है, इसमें पूछा है कि इसमें अगर हम मिल्क फिल करें तो कितना मिल्क फिल हो जाएगा, और उसे, उस अमाउंट को हमें किलो लीटर में बताना है। तो ये क्वेश्चन वॉल्यूम का है, क्योंकि जब किसी आप स्ट्रक्चर में कोई चीज़ फिल करेंगे तो ये उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसका जो बेस है, बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और हाइट। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी
22/7 इंटू आर क्या है, आर है 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 क्योंकि आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई एच 7। ये आंसर आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्यूब में यूनिट आती है। तो यहाँ कैलकुलेशन मीटर में चल रहा है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा। 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर क्यूब। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 49.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया 49.5 मीटर क्यूब। तो अगर केवल आंसर पूछा होता, केवल वॉल्यूम पूछा होता, तब तो यही आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन किलोलीटर। हमें मीटर क्यूब में आंसर नहीं देना है, हमें देना है किलोलीटर में। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर को ही कहते हैं किलो लीटर, किलो लीटर। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, किलो लीटर। 1000 को किलो बोलते हैं। ठीक, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है, 49 मीटर क्यूब। इस पूरे को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 49.5 किलो लीटर, किलो लीटर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो मीटर क्यूब की जगह हम किलो लीटर लिख सकते हैं। अगर लीटर में पूछा होता तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता, तो लीटर में आंसर आता, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। लेकिन किलो लीटर 1000 क्या हो गया, किलो हो गया, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 49.5 किलो लीटर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 पिलर्स। एक बिल्डिंग में 24 पिलर्स हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, कुछ पिलर्स बना लेते हैं। तो एक बिल्डिंग है जिसमें 24 पिलर्स हैं, हमने यहाँ केवल 4 ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, 24 पिलर्स हैं और हर पिलर का रेडियस कितना है, 28। रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 400 सेंटीमीटर। हाइट है 400 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस। हमें पेंट करना है, जब पिलर को पेंट करते हैं तो ये टॉप और बॉटम तो पेंट होता नहीं है, क्योंकि ये तो नीचे का तो ज़मीन में धंसा होगा इस तरीके से, और ऊपर का वॉल लगा होगा। तो जब पेंटिंग होगी तो जब बस साइड की वॉल पे होगी, जैसे इसमें देखिए जितना ग्रीन कलर है बस उतना पे ही पेंट होगा, ऊपर और नीचे पेंट नहीं होता है। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर 10 मीटर स्क्वायर। जो पेंटिंग की कॉस्ट है कितनी, 10 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे 8 रुपये खर्च होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पिलर का जो ये कर्व जितना ग्रीन कलर है इतना एरिया निकाल लेंगे, और हमें हमारे पास ऐसे ऐसे कितने पिलर हैं, 24 पिलर्स। तो एक पिलर का हम एरिया निकालेंगे जितने पे पेंट करना है, और उसे हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, अगर हम एक का एरिया निकालेंगे और उसमें हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जितने पिलर हैं उन सब का एरिया आ जाएगा। वो भी कौन सा एरिया, जिस पे पेंट करना है। टॉप और बॉटम का एरिया हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हम केवल कौन सा एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये कर्व सरफेस का। ठीक है, और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 8, जो ये रेट है 8 रुपीज़ पर 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, एक पिलर का हम कर्व सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, जो ये कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये होता है रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, और जिसकी एक साइड होती है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, और एक साइड होती है इसकी हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πrh। ठीक है, एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2πr/h। 2πr क्या है, ये जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस, इस सर्कल का सरकमफेरेंस, और एक साइड इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, r है 28 और हाइट है 400 सेंटीमीटर में कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो रेडियस लिया है हमने सेंटीमीटर में, हाइट लिया है सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में से कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 44 × 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एक पिलर का एरिया, ये जो आया है ये हमने कैलकुलेट किया है एक पिलर का एरिया। अगर हम इसमें 24 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा टोटल पिलर का एरिया, और ये एरिया केवल ये ग्रीन पोर्शन का है, हमने टॉप और बॉटम का हमें टोटल सरफेस एरिया तो निकालना नहीं है, केवल कर्व सरफेस का एरिया निकालना है। तो एक पिलर का इतना आया है, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे 24 का, क्योंकि पिलर कितने हैं, 24 पिलर हैं, तो ये हो जाएगा 44 × 1600 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है आएगा, तो ये सेंटीमीटर × सेंटीमीटर। क्या करेंगे, हमें करना क्या है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन देखिए मीटर स्क्वायर में होना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 44 × 1600 × 24। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर, और इस सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे, ये भी हो जाएगा 1/100 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 44 × 1600 × 24 डिवाइडेड बाई 100 × 100 मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका, ये अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 11, ये आएगा 25, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये होगा 11 × 16 × 24 डिवाइडेड बाई 25 मीटर स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4224 डिवाइडेड बाई 25 मीटर स्क्वायर। इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 168.96 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये टोटल एरिया आया है जितना हमें पेंट करना है। ठीक है, ये टोटल एरिया आया है जितना हमें पेंट करना है, और पेंट की कॉस्ट कितनी है, 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर, 10 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे आपको देना पड़ेगा 8 रुपीज़। 10 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे आपको देना पड़ेगा 8 रुपीज़। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए 10 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे आपको देना पड़ेगा 8 रुपीज़, 8 रुपीज़। ठीक है,
तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे होगा 8/10 यानी 0.8 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे कितना देना पड़ेगा? 0.8 रुपीज़। और आपको पेंट कितना करना है? आपको पेंट करना है 168.96 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना पैसा लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.8 रुपीज़। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? इसमें हम 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे? 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे इतना लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर पे उसमें हम क्या करेंगे? 0.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 135.16 रुपीज़। इतनी टोटल कॉस्ट लगेगी पूरा पेंट करने पर। कितने पिलर हैं? 24 पिलर के। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड। एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड हैं एक दिन में। ईच ईच ऑफ 3/4 आवर्स ड्यूरेशन। हर एक पीरियड है वो 3/4 आवर्स का है। ठीक है, 3/4 आवर्स कितने होते हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ही। 3/4 आवर्स, आवर्स को अगर हम मिनट में रखें तो ये होगा 3/4, आवर्स को रखें मिनट में तो 60 मिनट। 1 घंटा कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 15 टाइम्स, तो 15 3 जा 45 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड। एक स्कूल में 8 पीरियड का पूरा, जो एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं उसमें। ईच पीरियड, हर एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना है? 45 मिनट। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड इन अ डे, अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। ठीक है, जितना घंटा पहले स्कूल चलता है उतना ही घंटा स्कूल चलाना है, बस पहले 8 पीरियड थे, अब हमें करना है 9 पीरियड, टाइम उतना ही लगेगा। 8 पीरियड की जगह हमें 9 पीरियड करना है। तो जब 9 पीरियड करेंगे तब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा, कितना टाइम का होगा। अब पहले जब 8 पीरियड लग रहे थे तो टाइम कितने था? एक क्लास की टाइमिंग थी 45 मिनट। जब हमें एक पीरियड बढ़ाना है तो क्या होगा? ये टाइम घट जाएगा। अब क्लासेस छोटी छोटी होंगी तभी तो 9 पीरियड उतने ही टाइम में, टाइम उतना, स्कूल की टाइमिंग सेम रहेगी। स्कूल की टाइमिंग क्या है? सेम है, स्कूल की टाइमिंग नहीं बढ़ेगी। हमें पीरियड क्या करने पड़ेंगे? छोटे छोटे करने पड़ेंगे, तभी तो एक पीरियड हम एक्स्ट्रा लगा पाएंगे। ठीक, तो एक पीरियड पहले क्या था? पहले जब 8 पीरियड थे, 8 पीरियड, तो एक क्लास कितने की थी? 45 मिनट की। तो हम क्या करेंगे? टोटल ड्यूरेशन निकाल लेंगे। तो 8 पीरियड के 8 पीरियड, हर एक पीरियड कितने मिनट का है? 45 मिनट का, 45 मिनट का। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टोटल हमें टाइम मिल जाएगा, इस ये हो जाएगा 360 मिनट। 8 पीरियड अगर 45 मिनट के चलेंगे तो टोटल हमारा कितना टाइम लगेगा? 360 मिनट। अब हमें करना क्या है कि टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन हमें पीरियड क्या करने हैं? 9 कर देने, 9 करने हैं। तो इस 360 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो जब 9 पीरियड हो जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 40 मिनट की क्लास हो जाएगी। पहले कितनी थी? 45 मिनट की। जब एक पीरियड बढ़ जाएगा तो हो जाएगी 40 मिनट की। तो पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़
टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर, ये और ये, फाइंड इट्स एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, हैंस फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसके दो साइड दे रखे हैं एडजेसेंट, अगल बगल के साइड। एक की वैल्यू है 5x² माइनस 4xy² ब्रैकेट बंद, और ये साइड है 7x² प्लस 8y²। अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया आ जाता है। ठीक है, एरिया, अगर ये साइड ए है, अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो हम एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। तो यहाँ पे अब ए बी तो नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं, एरिया हो जाएगा 5x² माइनस 4xy² और दूसरे ब्रैकेट में 7x² प्लस 8y²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक, तो लिखते हैं 5x² ब्रैकेट बनाएंगे 7x² प्लस 8y²। तो ये तो हमने पहले टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे ब्रैकेट में, अब दूसरे टर्म का भी मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। ये है -4xy² ब्रैकेट बनाएंगे 7x² प्लस 8y²। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5x² का मल्टीप्लाई करेंगे 7x² में, फिर करेंगे 8y² में। ये होगा 5 7 जा 35, 35x² और x² x की पावर 4 और ये y ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 8 जा 40, 40 x² और यहाँ y², तो y² इस y से मल्टीप्लाई होगा और y³ हो जाएगा, x² y³। फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, और 7 4 जा 28, 28 x की पावर 3, क्योंकि यहाँ x एक है यहाँ x² है, तो जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3 हो जाएगा, और ये y² ऐसे ही रहेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 32 x y² और यहाँ y² है तो y की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया इसका, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन ऐसे टर्म है नहीं जिसको आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकें, सब अलग अलग टर्म है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, x की जगह -1 रखना है और y की जगह 2 रखना है, तो हमें एरिया निकालना है। तो आप यहाँ भी रख सकते हैं x की वैल्यू -1, या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं, x की जगह हम रखेंगे -1 और y की जगह रखेंगे 2। तो हम इसे इरेज कर देते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए इसे देखते हैं, 5x², 5x², x की वैल्यू है -1, जब -1 का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 का 1, तो ये हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई 1
एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 और वाई है 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 एक्स की जगह हम रखेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 और y की जगह रखेंगे 2 तो y स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4। यह हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 10 और ये -4 और -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है तो हो जाएगा प्लस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 ये हो जाएगा 16 तो 10 और 16 हो जाएगा 26 ये हो जाएगा 26 तो एक साइड हो गई इसकी 26 एक साइड तो हो गई 26 इसको कैलकुलेट करते हैं 7x स्क्वायर यहाँ कर देता हूँ 7x स्क्वायर x क्या है -1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 y का स्क्वायर y है 2 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 7 प्लस 32 ये हो जाएगा 39 तो ये साइड हो जाएगी 39 तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एरिया 26 मल्टीप्लाई 39 जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1014 ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फैक्टराइज करना है हमें एक्स स्क्वायर -5x -6 तो ये होगा हमें इसे ब्रेक करना होगा 5x को इस 5x को ऐसे ब्रेक करिए कि प्लस या माइनस करने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आए ठीक है तो इसे ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस हम इस 5x को हम ऐसे कर सकते हैं 6 -6 और -6x प्लस एक्स देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आएगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5x तो ये हो जाएगा -6x प्लस एक्स -6 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस एक्स ये हो जाएगा 5x क्योंकि देखिए साइन अपोजिट है सब्सट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे x -6 अब यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे x -6 एक ब्रैकेट में x -6 दूसरे ब्रैकेट में x +1 ये आंसर हो जाएगा इसका। इसे देखते हैं इसे फैक्टराइज करना है अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो अगर नहीं भी समझ में आता है तो परेशान होने की बात नहीं है पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम नीचे के पहले ये डेसिमल 6 और 3 इनको हटाएंगे इनको कैसे हटाएंगे क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए 6/6 अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 6/6 जब इसे कैलकुलेट करेंगे कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा ये देखिए एक्स स्क्वायर -11/6 एक्स -1/3 अब इस 6 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 ब्रैकेट में 6x स्क्वायर जब ये 6 ये इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा 11/6 इंटू एक्स में तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसीलिए हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें नीचे के टर्म कैंसिल करने हैं। आप ये देखिए 6 जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तब तो 6x स्क्वायर हो जाएगा जब ये 6 इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा 11/6 में तो ये नीचे का 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 11x ठीक है और फिर जब ये 6 1/3 में मल्टीप्लाई होगा
6 मल्टीप्लाई होगा 1/3 में, तो ये 3 2 जाए, यहाँ आंसर आएगा 2। ठीक, देखिए ये टर्म क्या हो गया, 6x² माइनस 11x-2 इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। तो हम अलग से लिख लेते हैं 6x² माइनस 11x-2। ठीक है, इस 1/6 को हम बाद में ऐड कर लेंगे, बस इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस -11x को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर तो 11x आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए 6 × 2 12 आए, 6 × 2 12 आए। ऐसा क्वेश्चन पहले आपने नहीं कर रखा है, क्योंकि इस तरह के आपके आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है नहीं। तो इसको करना ऐसे है कि 6 और 2 का मल्टीप्लाई होता है, ये आएगा 12। हमें मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -11। तो इसे हम ब्रेक करेंगे 6x² माइनस 12x प्लस x-2। ठीक है, ये देखिए जब 12x में एक x माइनस करेंगे तो ये आएगा -11x, -12x प्लस x अपोजिट साइन है, तो जब ये माइनस होगा तो यहाँ आएगा 11x, और इनको मल्टीप्लाई करिए तो 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इस टर्म और इस टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पर कॉमन लेंगे 6x, यहाँ बचेगा x -2, यहाँ कॉमन लेंगे 1 x-2, ये आ जाएगा x-2 6x + 1, और यहाँ 1/6 पहले से था, हमने बाहर निकाल रखा था, तो ये यहाँ पे ऐसे करेंगे 1/6 1/6, ये हो जाएगा, इसकी जगह हम रख सकते हैं x-2 6x + 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ऐसा आपके बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास 8th के लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी टफ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इसे हम करेंगे x² प्लस, इसे हम ये लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने 1/x² को इधर कर दिया है, -3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको अरेंज कर सकते हैं, 1/x² को 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए a² + b² जैसा कुछ दिख रहा है। a², अगर हम x को a माने और 1/x को b माने तो ये है a², ये है b²। ठीक, अब इसको हम एक फॉर्मूले के शेप में इसे सेट करेंगे। ये देखिए x² + 1/x का होल स्क्वायर, इस -3 को हम लिख सकते हैं -2 -1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए इसे हम लिखेंगे x² + 1/x का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई x, यहाँ x लिखें मल्टीप्लाई 1/x लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा, -1। अब लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, ये देखिए ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया है, ये इतना एक फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया है। कौन सा फॉर्मूला, ये अगर हम इसे a माने a² + b² -2 × a × b, फॉर्मूला याद हुआ, a² + b² -2ab, ये है a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² -2ab।
और यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है। ठीक, देखिए, अब देखिए ये है a² x², b की वैल्यू क्या है 1/x, 1/x का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, और ये -x, यानी इतने को हम लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर, माइनस इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए एक और फॉर्मूला आ गया a² - b² का। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b। तो आप इसे यहाँ से इसे ऐसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक ब्रैकेट में a+b यानी ये प्लस ये, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस ये। ठीक, तो ये हो जाएगा x - 1/x प्लस 1, एक ब्रैकेट में ये हो गया a+b, और दूसरे ब्रैकेट में x - 1/x -1, ये एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन क्लास 8 के लिए काफ़ी टफ हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1 एंड -2,3। Find the coordinate of the points at which this line intersect the x-axis and y-axis। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएं तो ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे x एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे y एक्सिस बोलते हैं। तो ठीक है, अब ये दोनों लाइन, ये x एक्सिस और जो ये y एक्सिस है, ये जहाँ क्रॉस करते हैं इसे बोलते हैं हम ओरिजिन, इसे बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब केवल अभी x एक्सिस को देखिए, ओरिजिन से अगर हम x एक्सिस पर चलें, किधर चलें, ये राइट साइड चलें x एक्सिस पर, तो जो वैल्यू आएंगी ये सब पॉजिटिव आएंगी। अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो हम इसे लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, ये होती है पॉजिटिव x एक्सिस। और ओरिजिन के हम लेफ्ट में चलें, इसी x एक्सिस पर लेफ्ट में चलें तो ये होता है नेगेटिव x एक्सिस। इसे हम अगर यहाँ काउंटिंग लिखें तो ये होंगे -1 -2 -3 और -4। ये होता है निगेटिव x एक्सिस। ठीक, और ये होता है पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस क्लियर हो गया। जब ओरिजिन के हम राइट साइड चलेंगे तो ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये नेगेटिव x एक्सिस होगा। अब y एक्सिस को देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये y एक्सिस है। अगर ओरिजिन के ऊपर चलेंगे, हम ओरिजिन के ऊपर चलेंगे तो ये पॉजिटिव y एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस है। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे प्लस में, और ओरिजिन के नीचे चलेंगे y एक्सिस पर तो ये होगा नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 ऐसे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। जो x एक्सिस है ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव x एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव x एक्सिस। और y एक्सिस को देखें तो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होगी और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पे नंबरिंग कर देते हैं। तो ये देखिए, ये है पॉजिटिव x एक्सिस और इधर नेगेटिव। ठीक, अगर हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है, अगर हमें ग्राफ पेपर पर किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है या फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं, तो उसको हम लिखते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे।
ठीक है। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट बना रहे हैं, इस पॉइंट पर ये मान लीजिए ए है, ए नाम का कोई पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर कितना चला है। तो एक्स एक्सिस पर ये है 2 पॉइंट, एक्स पर ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और वाई पर कितना है, वाई पर ये है 1, वाई पर देखिए, वाई पर 1 है और एक्स पे 2 है। तो इसे लिखेंगे, इस ए की वैल्यू अगर हम लिखें यहाँ पर, तो ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 1। 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है एक्स की वैल्यू और 1 बता रहा है वाई की वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लिखूँ, ये कोई पॉइंट ले लूँ, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक्स पर कितना है, एक्स पर देखिए, एक्स एक्सिस पर -3 है, एक्स पर -3 है, और वाई पर कितना है, वाई पर +2 है, देखिए इस तरीके से। तो बी का जो पॉइंट हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स पर यह है -3, कॉमा वाई पर 2। तो बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा -3, 2। एक्स -3 है और बी और वाई है 2। अच्छा, अगर हम कोई पॉइंट, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ये इसे मान लीजिए ए पॉइंट दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स पर कितना है, एक्स पर ये है +1 और वाई पर -2। तो ये हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1, वाई है -2, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉइंट की बात। अगर हम सीधे आपको कोई कोऑर्डिनेट दें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है एक्स, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो ये कहाँ पर है, तो -2 ये है एक्स, एक्स एक्सिस पर हमें -2 चलना है, एक्स एक्सिस पर -2 है ये यहाँ पे इस पर, और वाई एक्सिस पर हमें चलना है -3, वाई एक्सिस पर -3 चलना है, ये यहाँ पे है। तो अब देखिए इनको मिलाइए, ये यहाँ पर मिलेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। -2, -3, ठीक। ये पॉइंट है -2, -3, एक्स पर है -2 और वाई पर है -3, ठीक। अच्छा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये है ए, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है लेकिन वाई पर ये नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखें, एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू, अब वाई पे तो ये जब थोड़ा सा हाइट लेगा, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, तब तो वाई की वैल्यू आएगी। यहाँ पर वाई क्या है, 0 है, तो वाई हो जाएगा 0। इस ए का कोऑर्डिनेट होगा 2, 0, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस तो 0 है यहाँ पे, ठीक है। अगर वाई 0 है तो इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को, कोई पॉइंट है यहाँ ले लेता हूँ वाई एक्सिस पर, इसका पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखिए, ये y है -2, लेकिन ये x इसकी 0 हो जाएगी, x पर ये नहीं है, x की वैल्यू तब आएगी जब ये पॉइंट इधर इधर कहीं होता या इस साइड होता, ठीक है। तो इसमें इसका नंबर कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसका b पॉइंट दे देता हूँ, तो b को लिखेंगे x, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x तो हो जाएगा इसका 0 और y हो जाएगा -2, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट किस पर है, y एक्सिस पर ही है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को बनाते हैं 2, 1। 2, 1 कहाँ पर होगा,
x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसके हम a लिखें तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2, 1। x पर ये कहाँ है 2 पर, और y पर इसका नंबर क्या है 1। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट को देखिए, x है -2, x है -2 ये, और y है 3, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये देखिए, ये b है -2, 3 ये। तो अगर हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। इस a और b से एक लाइन ड्रॉ करें, इस a और b से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हो जाएगी जो इन दोनों पॉइंट पर मिल रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये देखिए x एक्सिस को ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 4, और देखिए ये x एक्सिस पर ही है तो y की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, 4, 0। x एक्सिस को ये 4, 0 पर कट करेगा, और ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 और y है 2। ये y एक्सिस को 0, 2 पर कट करेगा। ठीक है, तो यही हमें इसमें बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा 4, 0 पर, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 0, 2 पर। ठीक।